आज की स्टोरी शुरू करते हैं भारत के सबसे महान राजाओं में से एक चंद्रगुप्त मौर्य से। मगध एम्पायर के दरबार में एक बहुत ही सुंदर लड़की आई। इस लड़की को चंद्रगुप्त मौर्य के पास उनके अमात्य राक्षस ने भेजा था। लड़की इतनी सुंदर थी कि हर कोई उस पर मोहित हो रहा था, लेकिन तभी महामात्य चाणक्य ने आकर उस लड़की को गिरफ्तार करा दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया कि वो लड़की असल में एक विष कन्या थी जो मगध के महाराज को मारने के लिए भेजी गई थी। अगर चंद्रगुप्त उसे छू लेता तो उसकी मौत तय थी। अब ये जो मैंने आपको कहानी बताई है, ये मुद्रा राक्षस नाम के एक नाटक की कहानी है जिसे विशाख दत्त ने काफी बाद में लिखा था, और ये संस्कृत के सबसे क्लासिकल नाटकों में से एक है। लेकिन एक औरत जिसे एक बार किस करने से राजा की मौत हो जाए, एक टच से दुश्मन का खून जहर बन जाए, एक ऐसी विष कन्या, क्या ये इतिहास की सच्चाई है या सिर्फ एक मिथ है जो चलता चला आ रहा है? आज मैं आपको बताऊंगा भारत के इतिहास की सबसे भयानक सच्चाई। अगर आपको लगता है कि ये सब सच नहीं है तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा, क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसा मॉडर्न एग्जाम्पल बताऊंगा जो साबित कर देगा कि ये सिर्फ एक मिथक तो नहीं है। विष कन्या के बारे में जो जिक्र मिलता है उसके मुताबिक वो एक ऐसी लड़की होती थी जो चांद जैसी सुंदर है, जिसकी गहरी आंखें हैं, लेकिन उसका एक टच, एक किस या सिर्फ उसके पसीने की एक बूंद सामने वाले की जान लेने के लिए काफी है। हमारे एंशिएंट इंडिया की कहानियों में इस तरह का इतिहास और साहित्य भरा पड़ा है। तो क्या सचमुच विष कन्या जैसी लड़कियां होती थी, या फिर बस ये कवियों की कल्पना थी, इमेजिनेशन थी? और अगर इमेजिनेशन थी तो आज भी ये लोगों को इतना फैसिनेट क्यों करता है? क्या मेडिकली पॉसिबल है किसी इंसान को जहर की चलती फिरती मशीन बना देना? और ये सच वाला इतिहास है या फिर बस एक मिथक? आज के इस वीडियो में हम विष कन्या से जुड़े ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब और विष कन्या का पूरा इतिहास जानेंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। संस्कृत में विष का मतलब है जहर और कन्या माने लड़की, यानी एक ऐसी लड़की जिसके रगों में खून नहीं बल्कि साक्षात जहर दौड़ता हो। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट के बीच में सैकड़ों सालों से डिबेट है कि क्या सच में एंशिएंट इंडिया के राजा महाराजा छोटी बच्चियों को बचपन से जहर देकर उन्हें लिविंग वेपन्स की तरह इस्तेमाल करते थे? क्या सच में स्टेट की सिक्योरिटी के लिए मासूम बच्चियों का बचपन इस तरह से दांव पर लगा दिया जाता था? या फिर ये उस दौर की फेमे फटेल यानी जासूसी की एक ऐसी आर्ट थी जिसे टाइम के साथ लोक कथाओं में बेहद मैजिकल और सुपर नेचुरल टाइप कहानी में ढाल दिया गया? इन सब को जानने के लिए हमें जाना होगा हमारे देश के इतिहास में। अगर हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों को गहराई से टटोलें तो विष कन्या की शुरुआत हमें वेदों से तो नहीं मिलती। ऋग्वेद और अथर्ववेद में जहर के असर और उससे बचने के बारे में काफ़ी डिटेल मिलती है, लेकिन ये बात कहीं नहीं मिलती कि किसी इंसान को जहर में डुबोकर हथियार बनाया जाता हो। विष कन्या का कॉन्सेप्ट असल में थोड़ा बाद के टाइम पर आता है। ये टाइम था जब भारत के नक्शे पर बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े होने लगे। इस टाइम पर पॉलिटिक्स अपने सबसे क्रूअल पड़ाव पर थी। इसी दौर में स्कंद पुराण में जिक्र मिलता है विष कन्या योग के रूप में। ये एक तरह का कॉन्सेप्ट था जिसमें कहा गया कि जो लड़कियां खास नक्षत्रों जैसे कि चित्रा या खास डेट्स पर पैदा होती हैं, वो अपने पति और अपने परिवार के लिए खतरनाक साबित होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ महिलाओं के लिए था, ऐसी ही बातें मर्दों के लिए भी लिखी गई हैं। अब जाहिर है कि ये साइंस नहीं है कोई, उस दौर का ये अंधविश्वास हुआ करता था। ये एक तरह से आप समझो कि ज्योतिष का हिस्सा था, ना कि किसी को शारीरिक रूप से जहरीला बनाने का ये प्रोसेस था। तो अब सवाल ये है कि क्या इस कॉन्सेप्ट के आगे भी विष कन्या की कोई और डेफिनेशन है? इसका जवाब आपको अभी मिल जाएगा। विष कन्या की कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब मौर्य काल का दौर आता है। अब आपको शुरुआत में मैंने जो कहानी बताई वो याद कीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य को मारने की कहानी। हालांकि ये कहानी काफी बाद में लिखी गई, लेकिन अगर आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देखें तो उसमें भी कुछ ऐसी बातें मिलती हैं। अर्थशास्त्र में स्टेट के डिफेंस के लिए कई ऐसे क्रूअल तरीके बताए गए हैं जो आज के दौर में भी आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में सीधे तौर पर विष कन्या शब्द का इस्तेमाल नहीं मिलता या रेयरली मिलता है, लेकिन इसकी जगह पर उन्होंने यूज किए हैं कुछ अलग वर्ड्स जैसे सत्री, रसद और भिक्षुकी। अब ये वो कैटेगरीज ऑफ वुमेन हैं जो कि जासूस हुआ करती थी। अगेन, खूबसूरत, बेहद शातिर और क्विक। इनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलती थी और फिर इनको मिशंस पर भेजा जाता था। ये मिशन कैसा होता था? आपका जो दुश्मन राजा है, मंत्री है, सेनापति है या कोई बहुत बड़ा आदमी है, विष कन्या को उसके पास भेजा जाता था गिफ्ट के तौर पर, एंटरटेनमेंट के लिए या फिर
विषकन्या का काम यह होता था कि उनका विश्वास जीते, भरोसा जीते और सही टाइम पर उनका काम तमाम कर दे, जिससे कि दुश्मन को बिना सेना भेजे ही हराया जा सके। अब अगर आप ध्यान दो तो आज के ज़माने में इसको हनी ट्रैप कहा जाता है। अर्थशास्त्र के 14वें अधिकरण में, जिसे औपनिषदिक कम कहा जाता है, उसमें कई तरह के घातक जहरों, केमिकल्स और साइकोलॉजिकल वार की स्ट्रेटजी बताई गई है। यहीं पर डिटेल में हनी ट्रैप की बात की जाती है, जिसके इस्तेमाल से दुश्मन राजाओं के बीच में कलह पैदा की जा सकती है और उनके सबसे भरोसेमंद मंत्रियों को बागी बनाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी चाणक्य उस विषकन्या की बात नहीं कर रहे हैं जिसे छूते ही कोई मर जाए। असली सवाल अभी भी है कि क्या कोई ऐसी लड़कियां होती थी या कोई ऐसा प्रोसेस था जिसमें लड़कियों को बचपन से ही जहर दिया जाता था ताकि वो जहरीली हो जाए। कहानियों में कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में लड़कियों को छोटी उम्र से ही नागकेसर, हरताल, सोमल और कई जहरीली जड़ी बूटियों की बहुत कम कम डोज दी जाती थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती थी, ये क्वांटिटी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ाई जाती थी। इस प्रोसेस में शरीर जहर के लिए इतना ट्रेन हो चुका होता था कि वो खुद जिंदा रहती थी, लेकिन उनकी बॉडी का हर लिक्विड, जैसे कि पसीना या फिर सलाइवा, ये सब कुछ जहरीला हो जाता था, जो किसी की जान लेने के लिए काफ़ी था। ये भी कहा जाता है कि इस खौफनाक प्रोसेस के दौरान कई लड़कियां अपनी जान गंवा बैठती थी, क्योंकि हर शरीर जहर को पचाने की कैपेसिटी नहीं रखता। लेकिन जो लड़कियां बच जाती थी, उनकी बॉडी उस जहर के लिए हैबिचुअल हो जाती थी। अब आप में से कई लोग जो साइंस के हिसाब से सोच रहे होंगे, उनको बता दूं कि मॉडर्न साइंस में टेक्निकली ऐसा पॉसिबल है। इस प्रोसेस को मिथ्रीडेटिज्म कहा जाता है। आपको हैरानी होगी कि इस प्रोसेस का नाम एक राजा के नाम पर बेस्ड है। पोंटिंग के राजा मिथ्रीडेट्स 6 के बारे में दावा किया जाता है कि खुद को जहर से बचाने के लिए वो बचपन से ही बहुत कम क्वांटिटी में जहर लेते थे। फिर इस जहर के लिए उनमें रेजिस्टेंस पैदा हो गई, इसीलिए उनके नाम पर इस प्रोसेस का नाम पड़ा। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो मैंने आपको बोला है वो है टेक्निकली। अब इसमें पेच क्या है वो भी आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल जानना ये ज़रूरी है कि विषकन्या की कहानी भारत ही नहीं, विदेशी इतिहास में भी मिलती है। इतिहास के गलियारों में एक बहुत मशहूर और इंटरनेशनल किस्सा है जो खुद सिकंदर और भारत से जुड़ा है। कहा जाता है कि जब सिकंदर भारत की सीमाओं पर पहुंच रहा था तो भारत के किसी राजा ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत उपहार भेजा, एक विषकन्या। अलेक्जेंडर उस पर फिदा हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, विषकन्या जो होती थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, अट्रैक्टिव बनाई जाती थी। लेकिन उसके महान और दूरदर्शी गुरु अरस्तु, जिन्हें एरिस्टोटल भी कहा जाता है, उन्होंने उसको रोक दिया। उन्होंने उस लड़की की आंखों में एक अजीब सी अननेचुरल चमक और उसकी स्किन पर एक खास तरह का निखार देखा और उसे पहचान लिया। अब आज हिस्टोरियंस इसे बस एक कहानी का हिस्सा मानते हैं, लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि मैसेडोनिया तक भारत की विषकन्याओं की कहानियां शायद चलती रही होंगी। अब सही सवाल यह होना चाहिए कि क्या सच में कोई ऐसा प्रोसेस होता है? क्या वाकई इंसान की बॉडी इतनी जहरीली हो सकती है कि उसकी सिर्फ सांस या फिर उसके छूने से या उसके पसीने से, उसके सलाइवा से कोई मर जाए? अब वापस आते हैं अपने मिथ्रीडेटिज्म के सिद्धांत पर। विज्ञान मानता है कि यह केवल टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन बायोलॉजिकली ये चीज इम्पॉसिबल है। अगर किसी की बॉडी में इतना जहर जमा हो जाए कि उसकी बॉडी की लिक्विड से किसी की जान चली जाए, तो बायो एक्यूमुलेशन की वजह से सबसे पहले उसके अपने इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि लीवर या फिर किडनी काम करना बंद कर देंगे। बायो एक्यूमुलेशन दरअसल एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारी जो बॉडी है वो उन खतरनाक केमिकल्स को धीरे धीरे निकाल पाता है जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसी हालत में वो लड़की खुद ही इतनी बीमार और कमज़ोर हो जाएगी कि वो किसी और राजा को क्या अट्रैक्ट करेगी, खुद ही बिस्तर पर दम तोड़ देगी। टॉक्सिकोडायनेमिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो बताती है कि जहर हमारे शरीर के अंदर जाकर असल में करता क्या है। अगर किसी की बॉडी में इतना जहर भर दिया जाए तो वो सबसे पहले उस इंसान के नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा। ये जो जहर है ये नसों को सुन्न कर देगा और दिमाग से शरीर का जो कांटेक्ट है उसको काट देगा। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो विषकन्या बनने से पहले ही वो लड़की पैरालिसिस का शिकार हो जाएगी। शरीर का नेचुरल डिफेंस सिस्टम जहर को पसीने या लार में भेजने की बजाय उसे बेअसर करने की कोशिश में खुद को ही खत्म कर लेगा, और इस तरह से ये चीज़ जो है पॉसिबल नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर इस कहानी को इतनी हवा कैसे मिली? हिस्टोरियंस मानते हैं कि शायद ये विषकन्या असल में वो स्किल्ड जासूस हुआ करती थी जो खुद जहरीली नहीं होती होंगी, लेकिन अलग अलग तरीकों से जहर को कैरी करती होंगी, जैसे कि अंगूठी में या नाखून के अंदर, या फिर हनी ट्रैप करके दुश्मन को शराब या खाने में जहर देने में वो काबिल होती होंगी। उस दौर के आम लोगों के लिए समझना बेहद मुश्किल था कि एक अच्छे खासे राजा की अचानक से डेथ कैसे हो गई।
इसीलिए उन्होंने ये मान लिया कि वो लड़की असल में खुद ही जहरीली थी। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल टेंशन थी जिससे दुश्मन राजा हमेशा ही डर के साए में रहता था। कई जगहों पर कहा जाता है कि राजा पहले ठंडा खाना खाया करते थे, उसकी वजह यही थी कि कहीं खाने में जहर तो नहीं मिला है। खैर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत की विष कन्या का कॉन्सेप्ट भारत से बाहर भी अच्छा खासा था। विदेशी यात्री और इतिहासकार जैसे कि प्लिनी और स्ट्रैबो ने भी भारत के इन अजीबोगरीब रहस्यों के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। उन्होंने भारत को एक ऐसी जादुई जगह बताया है जहां लोग सांपों से दोस्ती करते हैं और जहां के राजाओं के पास ऐसी महिलाएं हैं जो जहर को अमृत की तरह पचा जाती हैं। इन चीज़ों ने वेस्टर्न दुनिया की कल्पना में भारत की एक मिस्टिकल और खतरनाक इमेज बना दी। उनके लिए विष कन्या कोई सामान्य जासूस नहीं थी, बल्कि एक मिस्टिकल जीव थी। ऐसा ही मध्यकाल में भी था। मिडिवल इंडिया के टाइम पर गुजरात के सुल्तान महमूद शाह या महमूद बेगड़ा के नाम से प्रसिद्ध है वो, उनके बारे में कहानी थी कि उन्हें बचपन से ही जहर की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी दी जाती थी ताकि उन पर किसी जहर का असर ना हो। इटालियन ट्रैवलर लुडोविको डी वर्थेमा के वृत्तांतों में दावा किया गया कि सुल्तान इतना जहरीला था कि उनके साथ रात बिताने वाली पत्नियां सुबह डेड पाई जाती थी। ये मिडिवल एजेस में एक जहरीले शरीर के कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही अच्छा खासा एग्जाम्पल है जो आज भी कई बार बताया जाता है। इसी तरह से मिडिवल एज के जो ट्रैवलर्स थे या जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने अक्सर भारत को ऐसी जगह की तरह दिखाया जहां पर अद्भुत और घातक जहर पाए जाते थे। उनके डिटेल्स में विष कन्या की कहानी को अक्सर विदेशी चमत्कार की तरह दिखाया गया, जिससे ये कॉन्सेप्ट या ये जो अवधारणा है ये इतिहास से ज़्यादा लोक साहित्य का हिस्सा बन गई। लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियंस इसे मॉडर्न टाइम पीरियड के जासूसी सिस्टम का बेहद सोफिस्टिकेटेड हिस्सा मानते हैं। विषकन्या का ये टॉपिक दोस्तों इतना फैसिनेटिंग है कि सिनेमा से लेकर साहित्य तक हर जगह पर यह हॉट टॉपिक रहा है। 1991 में एक मूवी आई थी विषकन्या। ऐसे ही टीवी सीरियल्स में भी ऐसी कई कहानियां देखने को मिलती हैं जहां पर एक लड़की अपने अदाओं या फिर सीक्रेट जहर से दुश्मन को खत्म कर देती है। अब खुद जहर बने रहने वाले सबूत तो हमें नहीं मिलते, आपने भी देख लिया, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूं जो आपको हैरान कर देगा। मॉडर्न साइंस के पास बिल हास्ट जैसा एक एग्जाम्पल है। बिल हास्ट एक अमेरिकन रिसर्चर थे। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने विषकन्या से इंस्पायर होकर ये काम किया होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अलग अलग सांपों के जहर के छोटे छोटे इंजेक्शन खुद को देने शुरू किए ताकि वो अपने आप को एंटी वेनम बना सके। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कई बार कोबरा के काटने के बाद भी उनको कुछ नहीं हुआ। बाद में उनका ब्लड स्नेक बाइट वाले पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल हुआ। यानी रेजिस्टेंस तो पैदा की जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हास्ट अपने पसीने या लार से किसी की जान ले सकते थे। इसी तरह प्राचीन भारत में भी ओका सात में यानी शरीर को विषैली परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की तकनीक का इस्तेमाल गुप्तचर खुद को सुरक्षित करने के लिए करते थे, ताकि मिशन के दौरान अगर उन्हें जहर का सामना करना पड़े तो वो तुरंत ना मरे। अब ये भी कहानी ही है, हो सकता है कि ऐसा भी ना होता हो, क्योंकि इतना एडवांस उस समय हो जाता होगा मेडिकल साइंस, इसके बारे में थोड़ा सा डाउट आता है। तो दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि विषकन्या का एक कॉन्सेप्ट तो बेहद पुराना है, इसकी आज की रेलेवेंस क्या है, आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। असल में अगर आप ध्यान से देखो तो मॉडर्न टाइम्स में भी ऐसे विषकन्या के कॉन्सेप्ट चलते हैं। हम इसको हनी ट्रैप के नाम से जानते हैं। आज की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट जासूसी के गलियारों में हनी ट्रैप जैसी टेक्निक्स इसी एंशियंट भारतीय जासूसी कला का एक नया और डिजिटल रूप है। यहाँ ये भी ध्यान रखना भाई कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है या इस तरह के हनी ट्रैप वाले कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया के देन है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हनी ट्रैप की जो टेक्निक है वो आज भी इस्तेमाल होती है। अब आज जहर की जगह सेंसिटिव डेटा आ गया है, पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई है, डिजिटल ब्लैकमेल आ गया है, मीडियम बदल गया है, लेकिन इंसानी कमजोरी का फायदा उठाने की जो बेसिक फीलिंग है वो आज भी वैसी की वैसी ही है। दोस्तों ये थी कहानी विषकन्या की। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी रही होगी और इसमें जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसके बारे में भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।